हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, यानी मैपिंग क्या है, जिसको फलन कहते हैं या हिंदी में प्रचित्रण कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू फंक्शन और मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेशन से लिया जाता है। रिलेशन का अगर किसी रिलेशन में एक विशेष गुण आ जाता है तो उसको हम फंक्शन की श्रेणी में रख देते हैं। तो क्या है वो विशेष गुण, कैसे इसको परिभाषित किया जा रहा है उसको समझते हैं। एक समुच्चय ए से बी का संबंध, ए से बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। देखिए, ऐसा है कि जब हम कहते हैं ए से बी में कोई संबंध है, ए से बी में कोई संबंध है, तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए या एक और केवल एक अवयव संबंध होना चाहिए। कैसे भी किसी भी अवयव का अगर ए से के अवयवों का बी से संबंध है किसी भी प्रकार से, तो वो एक आपका संबंध कहला जाता है। लेकिन अगर उस संबंध में एक विशेष क्वालिटी आ जाए, एक विशेष गुण आ जाता है, वो क्या गुण आ जाता है कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध हो, ऐसा नहीं कि ए में एक भी अवयव छूट जाए जिसका कोई संबंध ना हो, तो प्रत्येक अवयव का संबंध हो और साथ ही साथ प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक अवयव से संबंध हो, यानी एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बने, तो उसको हम कहेंगे कि हाँ ये फलन है, अन्यथा नहीं कहेंगे। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो फलन f किसी अरिक्त समुच्चय a से एक अरिक्त समुच्चय b का है, इस प्रकार का संबंध कि f का प्रांत क्या है, a है, और f के किसी भी दो भिन्न क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं। मतलब इसमें आपके जो क्रमिक युग्म के रूप में, अगर हम चूंकि रिलेशंस को भी लिखते हैं तो फंक्शन को भी लिख सकते हैं, तो अगर हम ये कहें कि एक का संबंध 2 से है और एक का संबंध 3 से है, तो फिर एक का संबंध तो 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, जबकि यहाँ तो कहा गया है एक और केवल एक ही होना चाहिए प्रतिबिंब। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो फर्स्ट घटक है, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 1 जैसे यहाँ आ रहा है, वो रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इनके ये दो क्रमिक युग्म, इनके प्रथम घटक समान हो जाएंगे, तो इसलिए इनसे बना हुआ अगर कोई संबंध है तो उसको हम फलन नहीं कहेंगे। यदि f a से b का एक फलन है और ए बी एक क्रमिक युग्म में ऑर्डर्ड पेयर है, बिलोंग्स टू एफ में बिलोंग करता है, तो एफ ऑफ ए को हम क्या कहेंगे, बी के बराबर कहेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी कहेंगे। मतलब ए का प्रतिबिंब बी है तो उसको लिखने का तरीका एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। ठीक है, जहाँ बी को क्या कहेंगे, एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब कहा जाएगा, और ए को क्या कहा जाएगा, ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज कहलाया जाएगा। ठीक है, जो बी है वो इमेज है, एफ इमेज है किसका, ए का, और जो ए है वो बी का प्री इमेज है। ठीक है, और इसको प्रतीकात्मक रूप में ए से बी के फलन को प्रतीकात्मक रूप में इस तरीके से लिखते हैं, एफ ए से बी। ठीक है, यहाँ पर ए जो आपका डोमेन का काम कर रहा है, बी जो आपका कोडोमेन का काम कर रहा है। ठीक, इसी चीज को और तरीके से समझते हैं। फलन की औपचारिक परिभाषा कार्तीय गुणन के आधार पर दी जाती है ताकि किसी प्रकार की अनिश्चितता या संदिग्धता ना रहे। तो देखिए, यहाँ शुरुआत से बिल्कुल आपको बताया जा रहा है कि कार्तीय गुणन से आपको बताया गया है कि कार्तीय गुणन से पहले आपको बताया गया है कि कार्तीय गुणन क्या होता है, फिर बताया गया कि कार्तीय गुणन से हम लोग संबंध को कैसे समझते हैं, और फिर संबंध को हम फलन कैसे कहेंगे। ठीक है, तो इसको क्रमबद्ध तरीके से बताया गया जिससे कोई कंफ्यूजन किसी को ना ही रह जाएगा। तो दो समुच्चय हैं x तथा y का कार्तीय गुणन सभी क्रमिक युग्मों x y का समुच्चय है, जहां x जो है सदस्य है कैपिटल X का और y जो सदस्य है कैपिटल Y का। ठीक है, x और y को, जो दोनों सदस्य हो गए, को क्रमिक युग्म के अवयव कहा जाता है, और कैपिटल X और कैपिटल Y के कार्तीय गुणन को x क्रॉस y द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, ये तो आपको कार्तीय गुणन के बारे में बताया गया। x से y पर फलन f जो है कार्तीय गुणनफल x क्रॉस y का उपसमुच्चय है। देखिए, जो संबंध होता था वो भी तो उपसमुच्चय है, और आपको यही तो बताया गया अभी कि संबंध की ही एक विशेष स्थिति है, इस संबंध में एक विशेष गुण आ जाने पर उसको उपसमुच्चय कहते हैं। तो फलन भी क्या हुआ, x क्रॉस y यानी कार्तीय गुणनफल कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या हुआ, एक सबसेट हुआ, एक उपसमुच्चय हुआ। ठीक है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तों का पालन हो रहा हो। क्या हो रही शर्तें, x का प्रत्येक अवयव उपसमुच्चय के एक और केवल एक क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव हो, यानी जो x क्रॉस y का उपसमुच्चय बनेगा, तो उपसमुच्चय में आप जाहिर सी बात है क्रमिक युग्म ही आएंगे, तो उन क्रमिक युग्मों में कई क्रमिक युग्म जो आएंगे आपके,
तो उसमें किन्हीं भी दो क्रमिक युग्मों का या दो से अधिक क्रमिक युग्मों का अगर फर्स्ट एलिमेंट बराबर हो जाएगा, जैसे कि आपको अभी बताया गया 1,2 1,3, तो 1 बराबर हो जाते हैं फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट उनका बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो एक x का प्रत्येक अवयव उपसमुच्चय के एक और केवल एक क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव होना चाहिए। एक से अधिक का नहीं होना चाहिए, दो का नहीं होना चाहिए, तीन का नहीं होना चाहिए, अधिक का नहीं होना चाहिए, केवल एक का होना चाहिए। ठीक है, दूसरे शब्दों में x के प्रत्येक अवयव स्मॉल x के लिए केवल एक अवयव y ऐसा होना चाहिए। ठीक है, x के लिए केवल एक ही अवयव होना चाहिए y कि क्रमिक युग्म x, y फलन f को परिभाषित करने वाले उपसमुच्चय का क्या होना चाहिए, सदस्य। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इतनी विवेचना से समझ चुके हैं कि स्पष्ट है किसी फलन के दो प्रकार की राशियाँ संबंधित होती हैं। एक वे जिनका मान ज्ञात होता है या दिया होता है, इनको हम स्वतंत्र चर राशि कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं, इनपुट कहते हैं। दूसरी वह जिनके मान की गणना करनी होती है या जिनका मान निकालना होता है, और परतंत्र चर उसको कहा जाता है, फलन का मान या आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, चर राशियों के एक दिए हुए मान के लिए फलन का एक और केवल एक मान होता है। मतलब ये है, जैसे हमने कहा आपसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब के, तो एक्स क्या हुआ यहाँ पर, स्वतंत्र चर राशि, इनपुट हो गया। अगर हम एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब आपका 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 क्या हुआ हमारा यहाँ पर परतंत्र चर हो जाएगा, क्योंकि 2 रखने पर 8 आ जाता है। ठीक है, तो x तो जो आपका होगा, जो x के मान रखे जाएंगे वो स्वतंत्र चर राशि इनपुट है, आर्गुमेंट है, और जो एफ ऑफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा वो परतंत्र चर होगा, और उसको हम आउटपुट कहें। ठीक है, फलन का आउटपुट कहा जाता है। तो फलन जो है आपका, यानी कि फंक्शन है, वो एक मशीन के तरीके से समझा सकता है कि उसमें इनपुट देते हैं और आउटपुट प्राप्त हो जाता है। इट इज़ लाइक अ मशीन दैट हैज़ एन इनपुट एंड एन आउटपुट। एक इनपुट है और एक आउटपुट है, एंड द आउटपुट इज रिलेटेड समहाउ टू द इनपुट, और जो आउटपुट है वो किसी न किसी तरीके से इनपुट से संबंधित है। अब देखिए इसमें थोड़ा नेमिंग कैसे की जाती है। फर्स्ट, इट इज़ यूजफुल टू गिव फंक्शन अ नेम, चाहे एफ नेम दे दिया जाए, जी नेम दे दिया जाए, पी दे दिया जाए, क्यों कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ज़्यादातर हम लोग एफ नाम देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एफ देना ही कंपलसरी। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा, फंक्शन के नेम क्या है यहाँ पर, एफ कहलाएगा, और एक्स स्क्वायर प्राप्त हो गया, ये क्या है, व्हाट टू आउटपुट, ये आउटपुट हो जाएगा। तो वी से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इक्वल्स एक्स स्क्वायर, इसको क्या रीड करेंगे, इस चीज़ को हम रीड करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड, एक्स स्क्वायर्ड के इक्वल है। ठीक है, what goes into the function is put inside parenthesis after the name of the function, यानी कि यहाँ पर फंक्शन में क्या इनपुट हो रहा है वो पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x लिखा गया है ना, तो इनपुट क्या हुआ x। ठीक है, इसलिए आपको इसी ब्रैकेट का यहाँ इस्तेमाल करना, कोई दूसरा ब्रैकेट नहीं लगा देना है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। सो एफ ऑफ एक्स शोज द फंक्शन इज कॉल्ड एफ एंड एक्स गोज इन। ठीक है, ये फंक्शन f है और x उसमें जा रहा है, एंड वी यूजुअली सी दैट अ फंक्शन डज विद द इनपुट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर shows us that f takes x and squares it, स्क्वायर्स आपको प्राप्त हो जाता है और वो x इनपुट करता है। समटाइम्स देयर इज नो फंक्शन नेम, कई बार ऐसा भी होता है कि फंक्शन कोई नाम नहीं दिया गया, उसको सीधे सीधे y कह दिया गया, एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स ना कहकर सीधे सीधे y कह दिया गया। तो समटाइम्स अ फंक्शन हैज़ नो नेम एंड वी से लाइक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ x क्या है, स्वतंत्र चर राशि यानी इनपुट है, और y क्या है, परतंत्र चर राशि यानी आउटपुट है। ठीक है, तो और स्क्वायर रिलेशन क्या बन, रिलेशनशिप क्या है, स्क्वायरिंग की जा रहा है। ठीक, अब इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में समझा जाए। एंड हियर इज अनदर वे टू थिंक अबाउट फंक्शंस, राइट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ फंक्शन एज एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर
16। अब जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, अब वहाँ एक्स के स्थान पर 4 रखा जाए तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगी। तो 4 इनपुट हुआ, 16 क्या हुआ आउटपुट होगा, तो 4 कामा 16 उस फंक्शन का एक क्या हो जाएगा, अवयव बन जाएगा। यानी एक ये 4 कामा 16 जो बना ये एक आपका क्रमिक बन गया, ऑर्डर्ड पेयर बन गया, तो ये उसका क्या हुआ, एक अवयव बन गया। ठीक है, तो देयर आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स, दे आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स बिकॉज द इनपुट ऑलवेज कम्स फर्स्ट, इनपुट पहले आता है, आउटपुट बाद में आता है। ठीक है, एक्स कामा एफ ऑफ एक्स भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, वही बात यहाँ पर आपको बताई गई। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो फंक्शन क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर बताया गया, एक फंक्शन है जिसमें 2 4 3 5 7 3, तो आप देख सकते हैं 2 4 3 7 फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन है। अगर रिपीट कर जाता तो फंक्शन नहीं होता। इज अ फंक्शन दैट सेज 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 5 एंड 7 इज रिलेटेड टू 3। ठीक है, ऑल्सो नोटिस दैट डोमेन क्या होगा, अगर इसका कहा जाए कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनता है, जैसे कि रिलेशन में आपने पढ़ा है, वैसे ही यहाँ फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा आपका 2 3 7 जिसके एलिमेंट बन जा रहे हैं, तो ये डोमेन कहलाएगा। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगा, जो सेकंड एलिमेंट हो जाएंगे 4 5 3 4 5 3। ठीक है, तो देखिए फंक्शन क्या है, एक स्पेशल कैटेगरी, किसकी स्पेशल कैटेगरी है, रिलेशन की, यानी संबंध की एक स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, एक स्पेशल चीज आ जाती है, एक स्पेशल रूल बन जाता है। ठीक है, क्या है स्पेशल चीज, इट मस्ट वर्क फॉर एवरी पॉसिबल इनपुट वैल्यू। ऐसा नहीं कि कोई इनपुट दें या कुछ भी रिजल्ट ना आए, तो हर एक इनपुट का कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। एंड इट्स हैज ओनली वन रिलेशनशिप फॉर ईच इनपुट वैल्यू, तो एक का एक से ही संबंध होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक का एक से संबंध है। ठीक है, अब ये कोई कह सकता है यहाँ पर कि भाई ये और ये और ये इन दोनों का संबंध यहाँ से एक से ही है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम इसके सापेक्ष बात करें, इसके सापेक्ष कहेंगे तो इसका किससे संबंध है, तो उत्तर तो एक ही मिलेगा ना। या फिर इससे कहें तो इसका किसका संबंध से, इससे, तो उत्तर कितना मिला, एक से मिला। अगर हम इस तरीके से पूछें कि हाँ इसका पूर्व प्रतिबिंब क्या है, तो हाँ 2 उत्तर मिल गए आपको। तो इस तरीके से उल्टा नहीं आपको पूछना है, आपको सीधे सीधे पूछना है। यानी हम आपको से ये पूछेंगे कि इसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप कितने प्रतिबिंब बताएंगे, एक ही प्रतिबिंब तो होगा। या फिर पूछा जाए इसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो एक ही प्रतिबिंब तो होगा। तो ऐसा हो सकता है किसी। ठीक, 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन जाए। जैसे कि आप कहें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अभी जैसे कहा गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और हम यहाँ पर 3 रख दें, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है। अगर हम -3 रख दें तो कितना आ जाएगा, तो -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 ही तो आएगा। तो 3 और -3 डोमेन के एलिमेंट हैं, जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, इमेज क्या बन रहा है, 9 ही तो, एक ही तो इमेज बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। तो इसको, ये आपका एरो डायग्राम की हेल्प से इसको समझना और आसान हो जाता है। अ फंक्शन रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट। ठीक है, पॉसिबली द सेम सेट। हो सकता है एक्स से एक्स में रिलेशन बन जाए, जैसे कि एक्स एक्स में रिलेशन बनता है, तो उसी को हम, अगर ये खास क्वालिटीज उसमें मिल जाते हैं, तो उसको हम फलन कह देंगे कि ए से ए में फलन है या ए पर फलन है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई जा रहे हैं कि इस एक का 2 से संबंध नहीं हो सकता, लेकिन 2 का 1 से संबंध हो सकता है। ये सही है। मेनी टू 1 मतलब 2 से अधिक भी हो तब भी चल जाएगा, 1 से संबंध हो सकता है। दिस इज ओके इन अ फंक्शन, बट ऐसा नहीं हो सकता कि 1 का 2 से हो जाए, 1 टू मेनी नहीं हो सकता। दिस इज नॉट ओके इन फंक्शन। इस एग्जाम्पल में दिया गया ये फंक्शन 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 4 का नहीं है, 3 का नहीं किसी से, 5 का 4 5 7। तो यहाँ 2 कमियाँ हो गई। पहली कमी तो यह है कि 3 और 4 एक ऐसे एलिमेंट हैं सेट एक्स के जिनका कोई रिलेशन नहीं है वाई के एलिमेंट से। दूसरी कमी यह हो गई कि 5 के 3 अवयवों से संबंध, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2 कमियाँ हैं। तो जैसे कि यहाँ आपको बताया गया है, इट इज ए रिलेशनशिप बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन। एक रिलेशनशिप है, एक रिलेशन बन रहा है,
for these regions. Value 3 in x has no relation in y, value 4 in x has no relation in y, and values 5 is related to more than one value in y. ठीक है, but the fact that 6 in y has no relationship doesn't matter. मतलब अगर 6 का कोई इधर से संबंध नहीं है तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल देखिए आपका डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है, ये डोमेन है और ये क्या है, कोड। हाँ, तो हमें डोमेन के एलिमेंट को देखना है, ना कि कोडोमेन के एलिमेंट को देखना है। हो सकता है कोडोमेन में बहुत से ऐसे एलिमेंट हो जाए जिनका कोई प्री इमेज ना हो, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 का डी से रिलेशन है, 2 का सी से है, 3 का भी सी से, तो ये एक फंक्शन है चूँकि दो अवयवों का एक से संबंध है, ठीक है, एक का तो दो से नहीं है, ठीक है। या यहाँ पर आप देख सकते हैं कोडोमेन है, कोडोमेन बी और ए का कोई प्री इमेज नहीं, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है डायग्राम ऑफ अ फंक्शन विद डोमेन एक्स, इसका डोमेन क्या हुआ 1 2 3, और कोडोमेन, तो कोडोमेन में सभी आ जाएंगे, ए बी सी डी ये सब आ जाएंगे, ठीक है, कोडोमेन में। विच इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, 1 का डी से 1D 2C 3C, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर में जब लिखा जाए तो फर्स्ट एलिमेंट आपका मैच नहीं करना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट रिपीट कर सकता है, जैसे C रिपीट कर रहा है तो सेकंड एलिमेंट रिपीट करने से हमें समस्या नहीं होती, हमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए हमारा, ठीक है। और इसका अगर हम कहें रेंज क्या हो जाएगा या इमेज सेट क्या हो जाएगा, तो रेंज में केवल वही आएंगे, कोडोमेन के वही अवयव आएंगे जिनका कोई प्री इमेज हो, जैसा C एंड D, ठीक है। तो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, the set X is called the domain and set Y is called codomain, ठीक है। the set of elements that get pointed in Y, the actual value produced by the function is called the range, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट के बने वो आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। मान लीजिए कि अब इसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि n क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है कि r में कहा गया है x का y संबंध है, y इक्वल टू 2x है, x और y दोनों नेचुरल नंबर। तो अभी तो ये संबंध है, हमें चेक करना है कि फलन है कि नहीं, इसका प्रांत क्या है, परिसर क्या है, सहप्रांत क्या है। तो r का प्रांत प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि n पर कहा जा रहा है ना, और इसका सहप्रांत भी क्या है, n ही है। इसका परिसर क्या हो जाएगा, सम प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे। परिसर इसलिए देखिए हो जाएगा क्योंकि परिसर सेकेंड एलिमेंट से बनता है, और y इक्वल टू क्या है, 2x है। अब x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो अगर हम जैसे 2 x के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2, x के स्थान पर 2 रखने पर क्या मिलेगा 4, 3 रखने पर क्या मिलेगा 6, तो 2 4 6 8 10 मिल रहा है, क्या है, सम संख्या ही तो है, इसलिए इसका परिसर क्या आ जाएगा, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है, इससे यह संबंध क्या है, एक फलन। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए संबंधों में प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दिशा में कारण सहित बताइए कि वह फलन है अथवा नहीं। जैसे r की बात करें, फर्स्ट में 2 1 3 1 4 2, तो है भाई सेकंड एलिमेंट रिपीट कर रहा है, लेकिन फर्स्ट तो नहीं रिपीट कर रहा, फर्स्ट में क्या है 2 3 4, क्योंकि r के प्रांत के प्रत्येक अवयव 2 3 4 के प्रतिबिंब अद्वितीय हैं, इसलिए यह संबंध एक फलन है, ठीक है। सेकंड वाले में चेक करते हैं, 2 2, देखिए 2 का 2 से 2 का 4 से भी होगा, इसका नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रथम अवयव दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब 2 4 से संबंधित है, इसलिए यह फलन नहीं, ठीक है। फिर इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये तो सही है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए एक संबंध एक क्या है, एक फलन है। इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे मान लीजिए कि कैपिटल N क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि वास्तविक संख्याओं का, लेकिन वो सामान्य तौर पे n जो होता है कैपिटल हमारा, वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, लेकिन अगर स्पेशली कहीं कोई चीज़ बता दी जाए तो हमें उनके ही अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है। तो n यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बताया गया है, n से n में फलन बन रहा है आपका f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 है, और एक वास्तविक मान फलन है। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई सारणी का को फिल करिए। तो देखिए
1 रखने पर क्या आएगा, 2 रखने पर क्या आ जाएगा, 3 रखने पर, इस तरीके से हमें भरना है। तो यहाँ देखिए 2x + 1 है, 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 + 1 यानी कि 5 आ जाएगा। 3 रखने पर 3 × 2 + 1 यानी कि 7 आ जाएगा। इस तरीके से इस सारणी को हम बहुत आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, x के किसी सदस्य का y के केवल एक सदस्य से संबंध हो तो वह फलन है, अन्यथा नहीं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो अवयवों का एक से ही संबंध है तो है, लेकिन ये c और d छूटे हुए हैं। ठीक है, अन्यथा नहीं। y के कुछ सदस्यों का x के किसी भी संबंध से सदस्य से संबंध न होने पर फलन परिभाषित हो जाता है। जैसे c और d का कोई संबंध नहीं है, ये नहीं है। देखिए 2 का b से भी है, 2 का c से तो नहीं हो जाएगा। संबंध जो है फलन नहीं होगा, संबंध तो है लेकिन फलन नहीं हो पाएगा। तो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 1d 2d 2c। देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है 2 2। ठीक है, डज नॉट डिफाइन अ फंक्शन, फंक्शन नहीं डिफाइन कर पा रहा। वन रीजन इज दैट 2 इज द फर्स्ट एलिमेंट इन मोर देन वन ऑर्डर पेयर 2b 2c आप जिससे। ठीक है, 2 अदर रीजन्स भी हैं यहाँ पर आल्सो सफिशिएंट बाय देमसेल्फ इज दैट neither 3 or nor 4 are first element of any ordered pair of therein। यानी 3 और 4 का कोई संबंध नहीं। तो यहाँ दो कारण है, एक तो ये कारण है कि 2 का 2 से संबंध है, p से भी है, c से भी है, और 3 और 4 का कोई संबंध ही नहीं। तो यहाँ पर दो कारण है। तो द रेड कर्व इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन बिकॉज एनी वर्टिकल लाइन हैज एग्जैक्टली वन क्रॉसिंग पॉइंट विद द कर्व। देखिए आमतौर पर हम लोग जो परंपरा है हमारी, y = सम x के रूप में कुछ चीज़ लिखा जाता है। ठीक है, x का कोई व्यंजक कह सकते हैं, इस तरीके से हम लोग फंक्शन को लिखा करते हैं। तो उसका जो ग्राफ अगर हम बनाएं किसी फंक्शन का, और फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बने, देखिए बन तो कैसे भी सकता है, इस तरीके से, इस तरीके से, या इस तरीके से, इस तरीके से, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ग्राफ से चेक करना हो कि वो ग्राफ जो है किसी फंक्शन का है कि नहीं है, तो हमें केवल क्या करना होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट करना होता है। मतलब आपको पूरे ग्राफ में कम से कम एक, अगर आप ऐसी लाइन खींच पाने में समर्थ हो जाएं जो उस ग्राफ को दो जगह काटे। ध्यान दीजिए, एक ऐसी वर्टिकल लाइन आप खींच पाएँ जो उस ग्राफ को दो बिंदुओं पर काटे, तो फिर फंक्शन नहीं बन पाएगा। आप इस ग्राफ को देखिए, क्या आप कोई ऐसी लाइन खींच सकते हैं वर्टिकली इस तरीके से कि जो इस फंक्शन के ग्राफ को दो जगह काटे, इस ग्राफ को दो जगह काटे? नहीं ना, ऐसी लाइन कोई नहीं खींच सकते हैं। तो वर्टिकल लाइन से प्रमाणित हो जाता है कि जो ग्राफ बना हुआ है ये किसका ग्राफ है, एक फंक्शन का ग्राफ है। वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब आप देख सकते हैं इसका जो ग्राफ बना हुआ है ये दो जगह काट रहा है, इसलिए ये फंक्शन का ग्राफ नहीं। ऑन ए ग्राफ द आइडिया ऑफ सिंगल वैल्यूड मीन्स दैट नो वर्टिकल लाइन्स एवर क्रॉसेस मोर देन वन वैल्यू। ठीक है, एक से अधिक तो नहीं काट सकते, एक ही वैल्यू को होना चाहिए। इफ इट क्रॉसेस मोर देन वंस, अगर एक से अधिक बार काटती है, इट इज स्टिल अ वैलिड कर्व। तो कर्व तो वैलिड है, कर्व सही बना हुआ, कर्व नहीं गलत है, बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, कर्व सही है, कर्व में समस्या नहीं है। ये हमारा केवल हम इतना जान जाते हैं इससे वर्टिकल लाइन टेस्ट के माध्यम से कि ये जो कर्व बना हुआ है ये एक फंक्शन का कर्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि एक ऐसे फलन को जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसके कोई उप समुच्चय हो तो उसको वास्तविक मान फलन कहते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन, देखिए इसका बहुत जगह इस्तेमाल मिलेगा। रियल वैल्यूड फंक्शन यानी वास्तविक मान फलन, यानी उसका जो परिसर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे फलन को जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय बन जाए, वास्तविक संख्या ही बन जाए, परिसर की बात की जा रही है, तो वो क्या कहलाता है, वास्तविक मान फलन यानी रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और यदि ऐसा हो जाए कि वास्तविक चर वाले किसी वास्तविक मान
फलन का प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाए अथवा उसका कोई उपसमुच्चय हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा, वास्तविक फलन कहते हैं। तो देखिए वास्तविक फलन यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन में डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या है, वास्तविक मानीय फलन है और ये क्या है, वास्तविक फलन है। इसमें क्या होना चाहिए, परिसर, इसमें परिसर जो होना चाहिए वो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होना चाहिए और इसमें परिसर के साथ ही साथ, परिसर के साथ ही साथ उसका जो डोमेन होना चाहिए यानी प्रांत होना चाहिए वो भी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होना चाहिए, तो उसको हम रियल फंक्शन। ये दोनों में अंतर, बहुत बारीक सा अंतर है। टू फंक्शंस f and g are equal if their domain and co-domain sets are the same। देखिए दो फंक्शन कई बार हम उनको इक्वल कर देते हैं या इक्वल करने की जरूरत होती है या ऐसा हमारे मन में शंका हो जाती है कि दोनों फंक्शन इक्वल हैं, तो उसके लिए आपको कंडीशन बताएगी कब वो दो फंक्शन इक्वल हो जाएंगे। पहली शर्त तो ये है कि उनके को डोमेन एंड डोमेन सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड देयर आउटपुट वैल्यूज एग्रीज ऑन होल द डोमेन, मतलब और उनके जो आउटपुट वैल्यूज होने चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि फॉर्मली f इक्वल टू जी, दो फंक्शन f और g को हम इक्वल कहेंगे इफ f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x आ जाए और डोमेन और को डोमेन तो उनके इक्वल ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें बताई जा रहे हैं उसी का एक आपको बताया जा रहा है कि एक समराइज करके। तो फलन क्या होता है, फलन क्या है, समुच्चय a से b में फलन एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है जिसमें समुच्चय a के प्रत्येक अवयव x का समुच्चय b में एक और केवल एक प्रतिबिंब y होता है। इस बात को हम f फ्रॉम a टू b यानी f ऑफ x इक्वल टू y भी लिख सकते हैं। a जो है फलन का प्रांत कहलाएगा, b क्या कहलाएगा, सह प्रांत कहलाएगा, ठीक है। f का परिसर f के प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है। किसी वास्तविक फलन के प्रांत और परिसर दोनों ही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो कहलाता है अथवा उसका उपसमुच्चय होता है, ठीक है। जब देखिए उसको उपसमुच्चय कहेंगे तो दोनों बातें आ जाती हैं, इसलिए साधारण तरीके में आप वास्तविक फलन यानी रियल फंक्शन के बारे में केवल इतना याद कर लीजिए, प्रांत और परिसर उसका दोनों ही क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय, बस क्लियर, एक लाइन में आप याद कर लीजिए। और वास्तविक मानीय फलन यानी रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए केवल परिसर की बात कही जाती है कि परिसर जो होना चाहिए वो किसी रियल नंबर्स का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फलनों का बीज गणित थोड़ा समझना क्या हो सकता है। अगर f एक फंक्शन x से r में और g x से r में फंक्शन है तो हम अगर f प्लस जी ऑफ x लिखा हुआ है, इन दो फंक्शन को टोटल कर दिया जाता है तो उसमें बहुत कोई दिक्कत नहीं, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x को ही हम f प्लस जी ऑफ x कह सकते हैं। या फिर f माइनस जी है ऑफ x लिखा हुआ है तो f माइनस जी ऑफ x को हम लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। f इंटू जी ऑफ x को लिख सकते हैं f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ठीक है। k इंटू एफ ऑफ एक्स, के कोई अचर है तो k इंटू एफ ऑफ एक्स, k इंटू एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, या के एफ ऑफ एक्स कहा जाए या फिर k इंटू एफ ऑफ एक्स कहा जाए, एक ही बात है। f अपॉन जी ऑफ एक्स कहा जाए या फिर इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक। तो ये एक प्रकार का आपने आप अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ें उसको समराइज़ किया गया। इसी चीज़ को समराइज कुछ और चीज़ों को भी किया जा रहा है। ए फंक्शन रिलेट्स इनपुट्स टू आउटपुट्स, एक फंक्शन जो है इनपुट्स को आउटपुट से रिलेट करता है, संबंधित करता है। ए फंक्शन टेक्स एलिमेंट्स फ्रॉम अ सेट, द डोमेन, डोमेन से सेट लेता है एंड रिलेट्स देम टू द एलिमेंट्स इन अ सेट, जो कि को डोमेन कहलाता है, ठीक है। ऑल द आउटपुट्स आर टुगेदर कॉल्ड द रेंज, उनको हम क्या कहते हैं, रेंज कह देते हैं। ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन क्या है, किस प्रकार का रिलेशन है जिसमें एवरी एलिमेंट इन द डोमेन इज इंक्लूडेड, हर एक एलिमेंट जो डोमेन में हो वो इंक्लूड होगा, उसमें संबंधित होगा। एनी इनपुट्स प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट, और प्रत्येक जो इनपुट होगा उस केवल और केवल एक ही आउटपुट प्रदान करेगा, ठीक है। एन इनपुट एंड इट्स मैचिंग आउटपुट आर टुगेदर कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बताया जा चुका है आपको। सो अ फंक्शन कैन आल्सो बी सीन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स का भी सेट जो है वो हम फंक्शन के तरीके को उस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा रिलेशन के बाद आपको फंक्शन जो आपने पढ़ा है
ये यहाँ पर केवल इसका एक इंट्रोडक्शन बताया गया। अभी बहुत सी चीज़ें आपको जानना फंक्शन में शेष रह जाएगा। कुछ स्पेशल टाइप्स के फंक्शन उनको भी जानना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अच्छी ढंग से प्रिपेयर कीजिए, पढ़िए, समझिए, किताब को पढ़िए और अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आशा है कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी।